नमस्कार साथियों, पीएसपी कॉलेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समुद्र जलवायु विज्ञान के अंदर महासागरीय लवणता। महासागरीय लवणता के बारे में देखेंगे, जिसमें महासागरीय लवणता किसे कहते हैं और महासागरीय लवणता के प्रमुख स्रोत क्या है, और उसके बाद महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में हम देखेंगे, और साथ ही साथ इससे संबंधित किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। क्योंकि अभी वर्तमान के अंदर जो प्रश्नों की जो प्रकृति है वो काफ़ी बदल चुकी है, जिसमें सटीक मतलब ऑथेंटिक यूँ कहे तो कि लाइन टू लाइन फॉर्मेट में प्रश्न बहुत कम मात्रा में पूछे जाते हैं। अभी वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो क्या है कि कथनों के माध्यम से पूछे जाने लग गए हैं, है ना। तो आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। महासागरीय लवणता, महासागरीय लवणता ना, महासागरीय लवणता। अब महासागरीय लवणता किसे कहते हैं, तो उसमें बताया गया है कि महासागरीय जल के भार, जो महासागरीय जल है, महासागरों के अंदर जो जल है, उस जल का भार वह उनमें घुले हुए पदार्थों के, और उनमें कितने पदार्थ घुले हुए हैं, उन पदार्थों के घुले हुए पदार्थों के अनुपात को महासागरीय लवणता कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है? महासागरों में जो जल है उस जल का भार और उसमें घुले हुए पदार्थों के अनुपात को क्या कहा जाता है? महासागरीय लवणता कहा जाता है। अब उसके बाद में कि महासागरीय लवणता को किस रूप में मापा जाता है, तो देखिए महासागरीय लवणता को इसे 1000 ग्राम जल में उपस्थित, किसमें? 1000 ग्राम जल में उपस्थित जल के अनुपात में मापा जाता है। इसमें यह पता लगाया जाता है कि 1000 ग्राम जल में कितनी प्रतिशत या कितनी ग्राम लवणता है, प्रतिशत नहीं, कितनी ग्राम लवणता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। उसके बाद में कि महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी है। जो महासागरीय जल है, जो विभिन्न महासागर फैले हुए हैं, तो उसमें बताया गया है कि महासागरीय जल की लवणता कितनी है। तो महासागरीय जल की लवणता है 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि 1000 ग्राम जल में लवणता कितनी है? 35 ग्राम, 35 ग्राम लवणता। इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवणता है। या उसे और किस रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है कि 1000 ग्राम जल में 35 ग्राम लवणता की मात्रा है, वो चीज़ को यहाँ पर बताया है। और दूसरे रूप में जो कि वास्तविक, ध्यान रखना कि अगर प्रश्न जो पूछा जाता है कंपटीशन में, उसमें कि महासागरीय जल की औसत लवणता है, जिसमें अगर 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में, इस प्रकार से अगर प्रश्न नहीं आता है या ऑप्शन में नहीं आता है 35, तो उसमें आपको एग्जिट जो वास्तविक जो मात्रा है वो आपको ध्यान में रखनी है। वो कितनी है? 34.75 ग्राम लवणता कितने जल में है? 1000 ग्राम जल में है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1000 ग्राम जल में 34.75 ग्राम क्या हो गई? लवणता हो गई। वैसे तो अधिकतर जो प्रश्न आता है उसके आंसर में ये चीज़ मिल जाती है, ये मिल जाती है कि 35 ग्राम लवणता होती है। लेकिन अगर 35 ग्राम अगर ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर अपने को किसको सही करना है? इसका जो वास्तविक जो मान है वो है वास्तविक में 34.75 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में ये पाई जाती है। इसको आपको सही करना है। और अगर ये दोनों नहीं आए और अगर प्रतिशत के अंदर पूछ लिया जाता है, तो प्रतिशत में आपको क्या बताना है कि प्रतिशत में 3.5% औसत लवणता है। महासागरीय जल की औसत लवणता कितनी है, और अगर उसको प्रतिशत में पूछ लिया है तो प्रतिशत में कितना बताना है? 3.5%। 3.5% लवणता पाई जाती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में
आगे देखते हैं महासागरीय लवणता के स्रोत, कि महासागरीय लवणता के स्रोत कौन कौन से हैं। महासागरीय लवणता के स्रोत, इसमें पहला बताया गया है कि नदियों द्वारा स्थलीय भाग से, किसके द्वारा, नदियाँ, पहला जो बताया गया है स्रोत नदियाँ बताई गई है कि नदियों द्वारा स्थलीय भाग से बहाकर ले जाना, कि जब नदियाँ बहकर जाती है तो स्थलीय भाग में जहाँ जहाँ पर भी लवण की मात्रा पाई जाती है उस लवण को अपने साथ क्या करती है, बहाकर लेके जाती है, और किसी समुद्र या सागर में या झील में मिलने पर उसके अंदर क्या करती है, वो जमा कर देती है। तो किसी महासागर या सागर में जाती है तो उसके साथ में वो क्या कर देती है, जमा कर देती है। तो पहला इसका स्रोत क्या हो गया, नदियाँ। नदियाँ भी अपने साथ क्या करती है, जल को बहाकर ले जाती है, लेकिन साथ ही साथ जब स्थलीय भाग से बहकर जाती है तो अलग अलग जगहों पर मृदा के अंदर जो लवणता की मात्रा होती है उसको भी अपने साथ घुला कर क्या करती है, बहाकर लेकर चली जाती है। और दूसरा जो स्रोत बताया गया है वो है पवन द्वारा, कि जो स्थल भाग है मरुस्थलीय क्षेत्रों में है, वहाँ पर अगर लवणता की मात्रा होती है तो वहाँ पर भी क्या है कि पवन हवा के माध्यम से, हवा क्या करती है, उड़ाकर समुद्र में निक्षेप के रूप में जमा करना, कि वो भी वहाँ से हवा भी क्या करती है कि लवणता की मात्रा को वहाँ से उड़ा कर ले जाती है और समुद्र में या सागरों के भाग में निक्षेप के रूप में, मतलब निक्षेप मतलब जमा करना, और वहाँ पर जमा कर देती है। तीसरा आता है, जो तीसरा जो स्रोत बताया है ये बताया है ज्वालामुखी उद्गार। जब महासागरीय भागों में ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो जब लावा निकलता है उसके जो विभिन्न लवण उसके अंदर घुले होते हैं वो वहीं के अंदर, वहीं पर ही क्या हो जाता है, उसी जल के अंदर घुलकर उसमें लवणता में वृद्धि कर देते हैं। उसके बाद ये तो आगे अपने लवणता की, जो लवणता के जो प्रमुख स्रोत थे उसके बारे में। अब आता है एक विद्वान था जिसका नाम था जोली। जोली ने क्या कहा है कि जो महासागरीय जो लवणता है, उन्होंने एक कथन कहा था कि यदि संपूर्ण महासागरीय लवणता या फिर यदि संपूर्ण महासागरीय भागों का लवण, जो महासागरों के अंदर जो लवणता है उस लवण की बात की जा रही है, कि यदि संपूर्ण महासागरीय भागों का लवण निकाल लीजिए, क्या कर दीजिए, निकाल लीजिए। अगर संपूर्ण महासागरों के अंदर जो लवण है उस लवण की मात्रा को अगर निकाल लिया जाए तो क्या कहा है, अगर संपूर्ण महासागरीय लवण को अगर निकाल लिया जाए तो समुद्र की जो सतह है या महासागरों की जल की जो सतह है वो 30 फीट नीचे चली जाएगी। क्या बताया, तो महासागरीय जल की सतह 30 मीटर या 100 फीट, लगभग 100 फीट क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। ये किसने कहा था, जोली ने एक शोध के अनुसार पता लगाया था, उन्होंने कहा था। उसके बाद में एक और काल्पनिक तथ्य है, उसमें क्या कहा गया है कि यदि संपूर्ण महासागरीय लवणता को या यदि संपूर्ण महासागरीय लवण को क्या किया जाए, स्थल पर जो स्थलीय भूभाग है उस स्थलीय भूभाग पर फैलाया जाए, कि उसके ऊपर उसको फैला दिया जाता है, तो कितनी मोटी परत बन जाती है, 150 मीटर, 150 मीटर की मोटी परत बन जाएगी। जो समुद्र के अंदर महासागरों के जल में जो लवण पाया जाता है उस लवण को अगर बाहर निकाल लिया जाए और उस लवण को क्या किया जाए, एक समतल जो अपने पृथ्वी है, पृथ्वी का जो धरातल है उस धरातल पर स्थलीय भूभाग पर अगर फैला दिया जाए तो उसकी एक बड़ी 150 मीटर, क्या बताया, 150 मीटर मोटी परत जम जाती है। इतना महासागरों के अंदर क्या है, लवण है। उसके बाद में क्या कहा कि एक अभियान चला था, चैलेंजर अभियान। वो कब चला था, 1884 1884 ईस्वी में एक चैलेंजर अभियान चला था। उसके अनुसार क्या कहा है, डिटमार ने, एक विद्वान था जिसका नाम है डिटमार। तो एक 1884 ईस्वी में चैलेंजर अभियान चला था और उसी के आधार पर जो मेरियाना गर्त है उसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी कहा गया या जाना गया, क्योंकि उसकी खोज इस अभियान के तहत की गई थी। कि कौन से अभियान के तहत, चैलेंजर अभियान। इसीलिए कहीं कहीं पर विश्व के सबसे गहरा गर्त पूछा जाता है तो उसमें कहीं पर तो आता है मेरियाना गर्त और कहीं पर लिखा हुआ आता है चैलेंजर गर्त।
तो ये दोनों एक ही है। तो क्या बताया कि 1884 ईस्वी में एक अभियान चला था जिसका नाम है चैलेंजर अभियान। उस चैलेंजर अभियान के तहत डिटमार विद्वान ने 27 प्रकार के लवण बताए थे। कितने प्रकार के लवण बताए थे? 27 प्रकार के लवण बताए थे, 27 बताएं, जिसमें से 7 प्रकार के जो लवण थे वो मुख्य बताए थे। उन्होंने कहा कि 27 प्रकार के जो लवण पाए जाते हैं उन 27 प्रकार के लवणों में 7 लवण मुख्य हैं, जो इस प्रकार है, उसके बारे में देखते हैं। सात प्रकार के जो लवण बताए गए थे मुख्य लवण, उनके बारे में देखते हैं। इसके बारे में बहुत सी बार प्रश्न पूछा जा चुका है कंपटीशन में इन लवणों के बारे में। इन लवणों का अवरोही क्रम भी पूछा जा चुका है और साथ ही साथ ये भी पूछा जा चुका है कि महासागरीय लवणों में या भी महासागरीय लवणता के अंदर सर्वाधिक लवण पाया जाता है या सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है। तो उसमें सोडियम क्लोराइड, सर्वाधिक मात्रा में जो लवण पाया जाता है वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। और अभी क्या है कि ये तो प्रश्न जो हो गया वो काफ़ी पुराना हो चुका है, जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है, और इसे कह सकते हैं हम कि ये सबसे सरल तरीके का प्रश्न हो चुका है। इसे तो सभी करते हैं, सभी अगर ये प्रश्न पूछे जाए तो सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का आंसर निकाल लेते हैं। तो इसकी तुलना में जो दूसरा जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है, और ये अगर ऑप्शन में नहीं दिया जाता है और प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से सर्वाधिक मात्रा में लवण पाया जाता है या महासागरीय लवणों में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है, तो उसमें फिर ऑप्शन क्या बनता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। पहले तो ये पूछा जाता है अगर ये ऑप्शन में हो तो ये आएगा, अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर क्या बनेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड ऑप्शन में बनेगा। और ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो पहला क्या था इसमें? पहला है सोडियम क्लोराइड, जो किसे प्रदर्शित करते हैं? NaCl से। NaCl और कितनी प्रतिशत, ये सॉरी कितने ग्राम लवणता है? 27.213 ग्राम मात्रा में ये पाया जाता है। और ये क्या है? सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और कितना प्रतिशत पाया जाता है? 77.8%। जो कुल लवण है उन कुल लवणों में से सर्वाधिक मात्रा में यही पाया जाता है। और अगर प्रतिशत पूछ जाए कि कितने प्रतिशत या कितनी प्रतिशत मात्रा में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है तो वो है 77.8%। और अगर मात्रा पूछी जाए कि कितने ग्राम लवण के रूप में पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड कितने ग्राम के रूप में पाया जाता है तो वो है 27.213 ग्राम के रूप में पाया जाता है। उसके बाद दूसरा जो लवण है, ये जो लवणों का जो क्रम है वो अवरोही क्रम है। अवरोही मतलब सबसे ज़्यादा, उसके बाद उससे कम, उससे कम, उससे कम, मतलब घटते हुए क्रम में इनका क्रम बताया गया है। तो सर्वाधिक सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सा आता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? MgCl2, MgCl2। और ये कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? 10.9% मात्रा में यह लवण पाया जाता है। महासागरीय जल के अंदर ये लवण पाया जाता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सा आता है? मैग्नीशियम सल्फेट। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? MgSO4 से प्रदर्शित करते हैं। और ये कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? वो है 4.7% मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद में चौथा क्या बताया है? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? CaSO4 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। और इसकी मात्रा कितनी प्रतिशत पाई जाती है? 3.6% मात्रा में ये लवण पाया जाता है। उसके बाद जो पांचवें नंबर का जो बताया है वो बताया है पोटेशियम सल्फेट। कितने, कौन सा है? पोटेशियम सल्फेट।
और वो कितना प्रतिशत पाया जाता है? 2.4% मात्रा में पाया जाता है। और छठा बताया था डिटमार ने, छठा जो प्रकार बताया था वो बताया था कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट कितनी प्रतिशत भाग पाया जाता है, कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो 0.3% मात्रा में पाया जाता है। और फिर सातवां बताया था अंतिम में, वो है मैग्नीशियम मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और ये कितनी प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है? 0.2% मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये जो डिटमार जो विद्वान था, उन्होंने चैलेंजर अभियान जो चला था, चैलेंजर अभियान कब चला था? 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में जो चैलेंजर अभियान चला था, उसके तहत डिटमार ने महासागरों में 27 प्रकार के लवण बताए थे। और 27 प्रकार के लवणों में 7 प्रकार के लवण मुख्य बताए थे। उसमें ये सातों ही इस प्रकार से लिखे हुए हैं। और बहुत सी बार क्या है कि इस प्रकार से अगर नहीं आता ऑप्शन में, तो एक अलग तरीके से भी प्रश्न पूछा जा सकता है और बनता है, वो भी पूछा गया है काफ़ी बार। तो देखते हैं, अगर ये वाला अगर आपके ऑप्शन में नहीं मिलता है तो फिर इस प्रकार से ऑप्शन में मिलेगा। इसमें भी लवणों का अवरोही क्रम, जिसमें इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि क्लोरीन सबसे पहले या सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है क्लोरीन, जो कि ऋणात्मक रसायन है। कौन सा है? ऋणात्मक रसायन है। और ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। और दूसरे नंबर पर है, ये भी घटते क्रम में ही है, सबसे ज़्यादा उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसा है। दूसरा है सोडियम, और वो है धनात्मक। ये दोनों रसायन मिलकर, कौन कौन से? क्लोरीन और सोडियम मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, जो कि सर्वाधिक मात्रा में लवण के रूप में पाया जाता है। और उसके बाद में तीसरा नंबर पर पाया जाता है सल्फेट, और नंबर 4 पर पाया जाता है मैग्नीशियम। ये 4 लवणों का क्रम बताया गया है, जो उस प्रकार से ना पूछकर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर वो उस प्रकार से ऑप्शन में नहीं मिलता है तो इस प्रकार से अपने को देखना है कि सर्वाधिक मात्रा में क्लोरीन, उसके बाद में सोडियम, उसके बाद में सल्फेट, उसके बाद में मैग्नीशियम के रूप में पाया जाता है। ये इनका चारों का अवरोही क्रम है। उसके बाद में हमने जो देखा था महासागरीय लवणता किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा देखी थी। उसके बाद में महासागरीय लवणता को किस रूप में देखा जाता है, किस माप में मापा जाता है? तो प्रति 1000 ग्राम जल में, मतलब 1000 ग्राम जल में कितनी ग्राम लवणता की मात्रा है, उस रूप में उसको देखा जाता है, मापा जाता है। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि महासागरीय जल में जो लवणता पाई जाती है, उस लवणता के स्रोत कौन कौन से हैं, जिसमें पहला था नदियाँ, और दूसरा था पवन, और तीसरा था ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी, ये जो तीनों जो स्रोत बताए गए थे, वो तीनों स्रोत किसके थे? महासागरीय लवणता के स्रोत हैं, या महासागरीय जल में लवणता को बढ़ाने का कार्य करता है। और उसके बाद में हमने देखा था कि महासागरीय लवण है वो मुख्य रूप से कुल तो कितने बताए थे? डिटमार ने 27 बताए थे, उनमें से 7 मुख्य बताए थे, उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा था। अब अपन देखेंगे कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो महासागरीय लवणता को भी प्रभावित करते हैं। प्रभावित का मतलब क्या है? कहीं पर कम होगी किसी कारक की वजह से, या तो लवणता ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, ये है इसमें। तो आइए हम देखते हैं। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला आया है वाष्पीकरण। ध्यान रखना, जिस जगह पर जितना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, वहीं पर उतना ही ज़्यादा मात्रा में लवण होगा, या लवणता की मात्रा भी वहाँ पर अधिक होगी। क्योंकि वाष्पीकरण जो होता है वो लवण का नहीं होता है, वो वाष्पीकरण किसका होता है? जल का होता है। और जल और लवणता, इन दोनों में हम कह सकते हैं कि इन दोनों में क्या है? समानुपाती संबंध पाया जाता है। देखिए, जिन महासागरीय भागों में या महासागरों जिन भागों में, तो जिन महासागरीय भागों में वाष्पीकरण अधिक होता है, वहाँ लवणता का अनुपात भी बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होगा
अगर महासागरीय भागों में अगर जिस जगह पर वाष्पीकरण होकर जल वाष्प बनकर ऊपर उठ रहा है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो शेष जो बचता है वो लवण ही बच जाता है, इसलिए वहाँ पर लवणता का अनुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात वाष्पीकरण व लवणता में समानुपाती संबंध पाया जाता है। ऐसे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे माना कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की तरफ जा रहा है और दूसरा व्यक्ति भी पूर्व दिशा की तरफ ही जा रहा है, तो वो उसी एक दिशा हो गई। और एक हो जाता है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर जा रहा है और एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है, तो वो उल्टा हो जाता है। तो क्या बताया इसमें कि अगर वाष्पीकरण बढ़ता है तो लवणता भी बढ़ेगी, ठीक है ना। दोनों में समानुपाती संबंध बताया गया है। ऐसा नहीं कि वाष्पीकरण बढ़ेगा तो लवणता गिर जाएगी या घट जाएगी, तो ये तो हो जाता है विपरीत संबंध हो जाता है। लेकिन ये इसमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि वाष्पीकरण और लवणता के अंदर कौन सा संबंध पाया जाता है, समानुपाती संबंध पाया जाता है। अगर वाष्पीकरण बढ़ेगा तो लवणता भी बढ़ेगी, और अगर वाष्पीकरण घटेगा तो लवणता भी घट जाएगी। इसमें एक बताया गया है उदाहरण के तौर पर, जैसे बताया कि अयन रेखीय भागों में अधिक वाष्पीकरण होने से, कौन सा क्षेत्र बताया, अयन रेखीय भाग, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास का क्षेत्र, उन भागों में क्या बताया कि अधिक वाष्पीकरण होने से लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है। क्या बताया कि अयन रेखीय भागों में अधिक वाष्पीकरण होने से लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर वाष्पीकरण अधिक हो रहा है। क्योंकि अयन रेखीय जो भाग है उस जगह पर मरुस्थलीय क्षेत्र है और वहाँ पर वर्षा कम होती है, तथा साथ ही साथ वहाँ पर जो बादल होते हैं वो बादल रहित क्षेत्र होते हैं, मतलब सफ़ेद बादल होते हैं, वो वर्षा वाले बादल नहीं होते हैं। उसके बाद दूसरा जो कारक बताया है वो बताया है वर्षा का जल। क्या बताया, वर्षा का जल। वर्षा का जल भी महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाला एक मुख्य कारक है, जिसमें बताया कि देखो वर्षा का जल, जब वर्षा होती है तो जो पानी आता है वो शुद्ध रूप में आता है, स्वच्छ मतलब मीठा पानी आता है, और वो अगर सागरों महासागरों में जाकर मिलता है तो वहाँ पर लवणता में वो क्या कर देता है, कमी कर देता है। तो इसमें बताया कि जिन महासागरीय भागों में वर्षा का जल अधिक प्राप्त होता है, मतलब महासागरीय भागों का वह क्षेत्र जहाँ पर अधिक मात्रा में वर्षा होती है और वर्षा का जल वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होता है, तो उन जगहों पर क्या होता है, लवणता की मात्रा कम पाई जाती है। जिसका मुख्य कारण क्या बताया, जिसका कारण वर्षा का जल शुद्ध होना है। शुद्ध मतलब मीठा या लवणता रहित। या लवणता रहित, ठीक है ना। अब इससे संबंधित एक प्रश्न दिया गया है, जो कि अभी मैंने कहा था अभी कि आजकल जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सीधे सटीक आंसर नहीं पूछे जाते हैं। अभी प्रश्नों की प्रकृति बदल चुकी है, जिसमें काफ़ी प्रश्न जो कहे जाते हैं कि कठिन स्तर के जो प्रश्न होते हैं वो इस प्रकार से पूछे जाते हैं, जो कि अगर इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों ने कर लिए हैं तो वो वाले प्रश्न तो वैसे ही कर सकते हैं, वो तो सभी करते हैं वैसे। जैसे बताया गया इसमें कथन और कारण दिया गया, कथन और कारण दिया गया है। कथन और कारण। कथन में क्या कहा, कथन ए, विषुवत रेखीय भागों की अपेक्षा अयन रेखीय भागों में लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है। जो हमने पहले ऊपर पढ़ा था उससे संबंधित बात हो रही है। क्या आया कि विषुवत रेखीय भागों की अपेक्षा अयन रेखीय भागों में, अयन रेखीय मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा की बात की जा रही है, उसके आसपास क्षेत्र,
अयन रेखीय भागों में लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है। ये तो था कथन। उसके बाद आता है कारण आर। विषुवत रेखीय भागों में अयन रेखीय भागों से अधिक वर्षा होती है। क्या बताया कि विषुवत रेखीय भागों में क्या होता है, वर्षा ज़्यादा होती है। किसकी तुलना में? अयन रेखीय भागों की तुलना में। अयन रेखीय भागों की तुलना में विषुवत रेखीय भागों में वर्षा अधिक होती है। तो इसका ऑप्शन बनता है, जैसे माना कि ऑप्शन नंबर 1 ए व आर दोनों सही है। दूसरा ए सही है तथा आर गलत है। और तीसरा ए व आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या सही व्याख्या करता है। और नंबर 4 ए गलत है तथा आर सही है। तो इसमें सही आंसर क्या बनेगा? वैसे इसमें दोनों ऑप्शन सही है और जो कारण है वो इसकी एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसमें सही आंसर बनेगा तीसरा, ए व आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ये वाला ऑप्शन राइट बनेगा, सही आंसर बनेगा इसका। क्योंकि पहले हमने क्या बात करी है कि विषुवत रेखा की तुलना में अयन रेखीय भागों में लवणता की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि वहाँ पर विषुवत रेखा जो क्षेत्र है उस जगह पर वर्षा अधिक होती है और अयन रेखीय भागों में वर्षा कम होती है। वहाँ पर बादल, मतलब वहाँ का जो आसमान है वो बादल रहित होता है। वहाँ पर जो बादल होते हैं वो सफ़ेद, मतलब कपासी बादल होते हैं। तो वहाँ पर तापमान, सूर्य का तापमान सीधा वहाँ पर पहुँच जाता है और वहाँ पर वाष्पीकरण भी अधिक होता है। उसके बाद देखते हैं नंबर 3, नदियों का जल। नदियों का जल भी महासागरीय लवणता को प्रभावित करता है। वो किस प्रकार से प्रभावित करता है, आइए देखते हैं। नदियां अपने साथ अधिक मात्रा में शुद्ध वर्षा का जल व बर्फ का जल बहाकर लाती है। क्या बात कही इसमें कि नदियां अपने साथ अधिक मात्रा में शुद्ध वर्षा का जल, शुद्ध मतलब मीठा जल, और बर्फ का जल बहाकर लाती है। अगर कहा जाए तो पूरी पृथ्वी पर जितनी मात्रा में जल है उसका सबसे शुद्ध मात्रा में या सबसे शुद्ध या मीठा पानी जो है वो बर्फ के रूप में ही जमा है, जिससे नदियों के मुहाने वाले भागों में, मतलब जहाँ पर नदियाँ किसी सागर या महासागर में गिरती है तो उनका जो मुहाना है, उस मुहाने वाले भागों में सागर या महासागर में लवणता का अनुपात कम पाया जाता है। क्या बताया? लवणता का अनुपात कम पाया जाता है। सही है। कैसे? इधर देखिए, मानचित्र के माध्यम से बताते हैं। ये अपने भारत की बात करते हैं। ये अपना हो गया बंगाल की खाड़ी, और ये वाला भाग हो गया
अरब सागर। यहाँ पर है जल विभाजक रेखा, भारत की जल विभाजक रेखा जो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अलग अलग भागों में बांटती है। इधर जाती है नदियाँ नर्मदा, तापी, है ना, मुख्य बड़ी बड़ी नदियाँ, और इधर जो नदियाँ जाती है गंगा, गंगा नदी और कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, पेरियार, ये सारी नदियाँ इसके अंदर बंगाली खाड़ी के अंदर गिरती है, और इधर से ब्रह्मपुत्र नदी भी आकर इसमें गिरती है। तो क्या है कि इधर वाली जो नदियाँ हैं वो क्या करती है, डेल्टा बनाती है, तथा साथ ही साथ अपने साथ मीठा पानी भी लेके आती है और बंगाली खाड़ी वाले क्षेत्र में गिरा देती है। तो इधर जो है वो 77% नदियाँ अपना जल विसर्जित करती है, अपना जल नदियाँ अपना जल, नहीं इसको अपन ऐसे लिखेंगे कि बंगाली खाड़ी की कि बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ अपने अपवाह का, अपने अपवाह का 77% जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, कितना गिराती है, 77%, और इधर कितना रह गया, 23%। भारत के कुल अपवाह का 23% जल अरब सागर में अब नदियाँ अपना जल विसर्जित करती है। अब बात करते हैं जल विसर्जित करने के बाद में, अब इन दोनों में जो लवणता की जो मात्रा है वो इधर क्या है, अरब सागर की तुलना में बंगाली खाड़ी में ज़्यादा मात्रा में पानी, नदियों का पानी प्राप्त होता है, ज़्यादा मात्रा में नदियाँ अपना जल विसर्जित करती है। तो इधर में ज़्यादा नदियों का पानी होने की वजह से क्या हो गया, इस वाले क्षेत्र में जो लवणता पाई जाएगी वो पाई जाएगी 30 ग्राम, 30 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल, मतलब 1000 ग्राम जल में 30 ग्राम लवणता पाई जाती है। और इधर कितनी पाई जाती है, 36 ग्राम प्रति 1000 ये लवणता पाई जाती है बंगाली खाड़ी में और अरब सागर में। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं, क्योंकि देखिए इसमें क्या कहा कि नदियां अपने साथ अधिक मात्रा में शुद्ध जल का, शुद्ध वर्षा का जल व बर्फ का जल बहाकर लाती है, जिससे नदियों के मुहाने वाले भागों में जहाँ पर नदियाँ समुद्र या महासागर में गिरती है या मिलती है, उन भागों में सागर या महासागर में लवणता का प्रतिशत या अनुपात कम पाया जाता है। सही है ना, क्योंकि मीठा पानी अगर खारे पानी के अंदर मिल जाता है तो वहाँ पर दूसरे उसके जो काफ़ी दूरी पर जो भाग है वहाँ पर जितनी मात्रा में लवणता है उसकी तुलना में नदियों के मुहाने वाले भाग पर लवणता कम पाई जाती है। और हमने जो यहाँ पर तुलना करी थी बंगाली खाड़ी और अरब सागर के बारे में, तो बंगाली खाड़ी की तुलना में अरब सागर में अधिक मात्रा में लवणता पाई जाती है। उसका कारण क्या है, इधर नदियों का पानी ज़्यादा मात्रा में गिरता है, ज़्यादा नदियाँ अपना पानी विसर्जित करती हैं, और इधर कम नदियाँ ही अपना जल विसर्जित करती हैं। साथ ही साथ इधर क्या होता है कि ज़्यादा मात्रा में जल का वाष्पीकरण होता है, उस हिसाब से भी क्या है कि पानी वाष्पीकरण ऊपर उठ जाता है और यहाँ पर लवणता अधिक मात्रा में रह जाती है। आगे देखते हैं इस संबंधी जो प्रश्न है।
वो किस प्रकार से बताया गया है, वही प्रश्न है कारण कथन वाला। जैसे कथन ए, बंगाली खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में, इसको ध्यान से समझना कि बंगाली खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में लवणता का अनुपात अधिक पाया जाता है। कौन सा सही है कौन सा गलत है उसके बारे में बताना। यह है कथन, कथन ये कारण है ना। कारण आर, बंगाली खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में नदियों का जल कम प्राप्त होता है। क्या बताया कि बंगाली खाड़ी की अपेक्षा अरब सागर में नदियों का जल कम प्राप्त होता है। बंगाली खाड़ी में ज़्यादा नदियाँ गिर रही थी और अरब सागर में कम नदियाँ गिरती हैं। तथा उच्च वाष्पीकरण है, मतलब वहाँ पर वाष्पीकरण भी अधिक होता है। तो इसमें ऑप्शन बनाते हैं। नंबर 1 ए व आर दोनों सही है, नंबर 1। नंबर 2 ए व आर दोनों, ए व आर दोनों गलत है। और तीसरा ए सही है तथा आर गलत है। और चौथा बनता है ए व आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इसमें सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर बनेगा डी। क्या है? देखो, अगर ये ऑप्शन में नहीं होता तो उसका सही आंसर बनता पहला कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन चौथे के अंदर इसकी स्पष्ट व्याख्या कर रखी है तो उसका सही आंसर बनेगा नंबर 4, ए व आर दोनों सही है तथा आर जो कारण है वो ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम और देखते हैं। आगे क्या बताया गया है? कारण कथन है, कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग में लवणता कम पाई जाती है। क्या बताया कि कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग में लवणता कम पाई जाती है। कथन ये भी क्या है? कारण है। आर में उत्तरी कैस्पियन सागर में यूराल व वोल्गा नदी गिरती है। क्या बताया? उत्तरी कैस्पियन सागर में, मतलब कैस्पियन सागर के उत्तर वाले भाग में यूराल नदी और वोल्गा नदी गिरती है। तो स्पष्ट है कि जिस भाग में नदियाँ गिरती है, नदियों का पानी ज़्यादा गिरता है, उस भाग में लवणता कम ही पाई जाएगी। उसको एक बार देखते हैं। यह वाला भाग है कैस्पियन सागर, और ये वाला हो गया नीचे वाला भाग दक्षिणी कैस्पियन सागर, और ये वाला भाग हो गया उत्तरी कैस्पियन सागर। उत्तरी कैस्पियन सागर। अब इसमें क्या कहा गया कि उत्तरी भाग में वोल्गा नदी और यूराल नदी इसमें आकर मिलती है।
उत्तरी कैस्पियन सागर में कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं? इधर से आ रही है यूराल नदी, और इधर से एक नदी आ रही है, उसका नाम है वोल्गा नदी। ठीक है, ये दोनों नदियाँ इसके अंदर आकर मिलती है। तो उसका क्या है कि उत्तरी भाग में जो लवणता होती है वो होती है 14 ग्राम। इसके ऊपर वाले भाग में इधर तो होती है 14 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल में, कि प्रति 1000 ग्राम जल में या 1000 ग्राम जल के अंदर 14 ग्राम लवणता की मात्रा पाई जाती है। और दक्षिण वाले जो भाग में पाई जाती है 170 ग्राम प्रति 1000, मतलब 1000 ग्राम जल में 170 ग्राम लवणता की मात्रा पाई जाती है। तो स्पष्ट हो गया होगा ये जो कैस्पियन सागर है इसमें क्या बताया ऊपर कि कैस्पियन सागर के दक्षिणी भाग में उत्तरी भाग में लवणता कम पाई जाती है। तो सही है ना, क्योंकि उत्तरी भाग में क्या है, नदियाँ गिर रही है, और कारण था कि उत्तरी कैस्पियन सागर में यूराल व वोल्गा नदियाँ गिरती है। वोल्गा नदी दोनों गिरती है, तो यहाँ पर ये क्या है, स्वच्छ या शुद्ध पानी ज़्यादा मात्रा में मिलता है इनको, तो वहाँ पर क्या उस भाग में लवणता की मात्रा कम हो जाती है। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर दक्षिणी तरफ जाने पर लवणता की मात्रा में वृद्धि होने लग जाती है। और तो ऊपर में क्या बताया कि 40 ग्राम प्रति या 40 ग्राम लवणता 1000 ग्राम जल के अंतर्गत पाई जाती है। और इसकी मात्रा कितनी है कि दक्षिणी कैस्पियन सागर में जहाँ पर इन नदियों का पानी नहीं जाता है सीधा, तो उसमें क्या बताया 170 ग्राम लवणता 1000 जल के अंतर्गत पाई जाती है, 1000 ग्राम जल के अंतर्गत पाई जाती है। अब इसमें अगर अपन आंसर निकालें तो क्या निकल जाएगा कि ए व आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, ये इसका सही आंसर निकल जाएगा। उसके बाद में एक और दिया गया है जिसमें क्या कहा गया, क्या पूछा है, क्या बताया गया है कि काला सागर जो कि यूरोप में है ना, काला सागर के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में लवणता कम पाई जाती है। क्या बताया कि काला सागर के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग में लवणता कम पाई जाती है। पहला तो था कारण, कथन था, और साथ ही इसे कारण क्या बताया गया है कि पश्चिमी भाग में निपर, निस्टर व डेन्यूब नदियाँ गिरती हैं। तो इसमें भी सही हो गया ना, कथन व कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। इसको देखते हैं कि किस प्रकार से ये जैसे इसके अंदर ये हो गया काला सागर, बता दिया इसमें काला सागर में ये वाला काला सागर, और इधर हो गया पूर्वी काला सागर, और इसका इधर वाला भाग कहलाएगा पश्चिमी काला सागर। पूर्वी काला सागर और पश्चिमी काला सागर। और इसमें कौन कौन सी नदियों के बारे में बताया गया है कि इसमें 3 नदियाँ आकर गिरती है। अगर 3 नदियों का पानी अगर इसमें गिरेगा तीन नदियों का पानी इसमें गिरेगा तो वहाँ पर लवणता की मात्रा उधर वाले भाग में कम ही हो जाएगी। क्या बताया, पहली बताई इसमें निपर नदी, और उसके जस्ट नीचे एक नदी और आती है और वो गिरती है इसके अंदर पश्चिमी काला सागर में, और वो गिरती है निस्टर नदी। और यहाँ पर एक नदी और आती है इसके अंदर
जो गिरती है उसका नाम है डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी। तो क्या है कि इसमें काला सागर के पश्चिमी भाग में ये तीनों नदियाँ गिरती है। अगर ये तीनों नदियाँ गिरती है, अपने साथ पानी लाती है, स्वच्छ पानी लेके आती है, बर्फ़ का पानी भी लाती है, तो इसमें गिरने से क्या है, इस वाले भाग की लवणता को क्या कर देती है, कम कर देती है, और इधर वाले भाग में लवणता ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा कि कारण, सॉरी, कथन और कारण दोनों सही है। कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। उसके बाद में बाल्टी सागर की बात की गई है। इसमें क्या कहा गया, बाल्टी सागर में लवणता की मात्रा कम पाई जाती है, जिसका कारण बर्फ से पिघला हुआ शुद्ध जल का प्राप्त होना है। सही है, क्योंकि जो बाल्टी सागर है वो किस जगह है, नॉर्वे स्वीडन के पास में है। यूरोप वाला जो उत्तरी पश्चिमी यूरोप कह सकते हैं, उसमें नॉर्वे और स्वीडन, नॉर्वे स्वीडन वाला भाग है, उसके नीचे वाला भाग है जहाँ पर बाल्टिक सागर है। उसकी लोकेशन देखते हैं हम। इस प्रकार से बनाते हैं, तो इधर वाला भाग नॉर्वे और ये स्वीडन, और इस जगह पर जो ये फैला हुआ है ये यूरोप वाला भाग है। तो ये वाला यहाँ पर जो सागर उसका नाम है बाल्टिक सागर। ठीक है, इस जगह पर क्या होता है, ये वाला भाग है, यहाँ पर बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, और यहाँ की जो बर्फ जो है वो पिघलकर इस सागर के अंदर आकर बर्फ का जल है वो इस सागर में आकर मिल जाता है, और सागर में मिलने से क्या करता है, ये यहाँ की लवणता को कम कर देता है। तो क्या कहा इसमें कि बाल्टी सागर में लवणता की मात्रा कम पाई जाती है, जिसका कारण क्या बताया, बर्फ का पिघला हुआ शुद्ध जल प्राप्त होता है। ये इसमें बताया गया है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इसके आगे हम अगली क्लास में देखते हैं। धन्यवाद।